और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर। पहली तिमाही के परिणाम काफ़ी शानदार रहे, शेयर में हमने सर्किट लगते हुए देखा है आज। अगर आपको परिणाम बताएं तो आमदनी करीब 15-15.5% बढ़ के 350 करोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई देगी, जबकि मुनाफा 74% बढ़ा है। एबिटा में करीब 40% का इजाफा देखने को मिला है। हमारे साथ रामदेव अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जॉइंट एमडी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के। रामदेव जी, स्वागत है आपका। आमदनी आपकी जो करीब 15% बढ़ी, अगर हमें एक अंदाज़ा दें किन बिजनेसेस से ये कारोबार आता हुआ दिखाई दे रहा है? एक्चुअली यदि आप कंसोलिडेट देखें कंसोलिडेट रिजल्ट, तो आमदनी 365 करोड़ है, जो 72% ऊपर है पिछले साल से। और प्रॉफिट जो है वो 80 करोड़ है, जो कि करीब 180% ज़्यादा है। ये सबसे पूरे हिस्ट्री का हाईएस्ट रिजल्ट है अभी तक। इसके जब से हम लोग लिस्ट किए हैं 11 साल तक, उसमें ये हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट है। जो बिजनेसेस जो कंट्रीब्यूट किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया प्राइवेट इक्विटी ने। प्राइवेट इक्विटी का जो पहला फंड है वो उसका जो एग्जिट हो रहा है, उसी कारण से इसमें जो कैरी प्रॉफिट आ रही है, इन्वेस्टर्स से पैसे वापस करने के बाद जो प्रॉफिट बढ़ता है, 20% प्रॉफिट जो हमको आता है, वो प्रॉफिट करीब 53 करोड़ इस क्वार्टर में बुक हुआ है। तो ये प्रॉफिट रेकरिंग नहीं है, हर क्वार्टर में नहीं आएगा, लेकिन 2-3 क्वार्टर में और भी आगे चलेगा। बिजनेस वाइज दूसरा बिजनेस जो बहुत अच्छा किया है वो है हाउसिंग फाइनेंस। वो करीब 4 टाइम बढ़ गया है अभी इस साल, और उसका 2500 करोड़ का एसेट बुक है, और प्रॉफिट 13-14 करोड़ है इस क्वार्टर में, वो भी 4-5 गुना बढ़ गया है। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस करीब 9-10 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन लास्ट ईयर लॉस था उसमें। वो एक बहुत बड़ा डेल्टा है, करीब 11-12 करोड़ का। और लास्ट बिजनेस जो ब्रोकिंग का है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। पर्टिकुलरली मई जून में बहुत अच्छा था, और जुलाई भी काफ़ी अच्छे से शेप अप हो रहा है, और इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत सा है, तो उसमें भी अच्छा ट्रैक्शन। चारों बिजनेस जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, और इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट यू कैन से पीक परफॉर्मेंस हैज कम, उसी कारण से आपको पीक प्रॉफिट नजर आ रहा है। इस पीक परफॉर्मेंस के बाद अग्रवाल साहब, अब आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए? जो होम फाइनेंस का बिजनेस आप कह रहे हैं, क्या वो ग्रोथ ड्राइवर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके लिए क्या तैयारी है? हाँ जी, देखिए, चारों बिजनेस जो है वो अपने आप में काफ़ी ग्रोथ के काबिल हैं। जो ओल्डेस्ट बिजनेस है ब्रोकिंग, उसमें क्या होता है कि वो बाजार जैसे चलता है उसके हिसाब से उसमें ग्रोथ आता है। तो अभी आप देखिए 2003 में हमको लगता था कि इस बिज़नेस में कितना बढ़ सकता है। 2003 से 2007 के बुल रन में 100 गुना का वृद्धि हुआ था। 10 करोड़ वाला बिजनेस हुआ था 1000 करोड़। तो मैं ये नहीं कहता कि अभी ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि वो कितना बड़ा हो जाएगा। खर्चा तो हमने पूरा कर दिया है, 2000 आदमी रखे हुए हैं। हमने रिक्रूटमेंट भी बहुत लंबे से किया है, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से की है, ब्रांड इक्विटी भी बहुत अच्छे से संभाल कर रखी है। सब तैयारी है उसमें। तो वो एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है कि जिस ढंग से बाजार शेपअप हो अगले 3-4 साल में, उसके हिसाब से उसमें बनेगा। आपका हाउसिंग फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी अगेन इज़ वेरी लार्ज। अभी हमारा सिर्फ 2 साल ही हुआ है इसमें, तो अभी भी हम सीख रहे हैं, और काफ़ी अभी 2,500 करोड़ का ही बुक है। इट इज़ अमंग्स द स्मॉलेस्ट वन, लेकिन उसमें एम्बिशन ऐसा बड़ा काम करने का है। वो स्टडीली ग्रो होगा। वैसे ही एएमसी में भी है। एएमसी में करीब 15,000 करोड़ का इक्विटी मैनेज कर रहे हैं, और वहाँ पर भी स्कोप काफ़ी अच्छा है। वी हैव इनफ ग्रोथ इंजन्स, 4 ऑफ देम। अब देखिए कौन सा इंजन कितना बड़ा काम करता है और कैसे अपॉर्चुनिटी आती है, उसके हिसाब से प्रॉफिट बनेगा। नजर आ रही है यहाँ पर रामदेव जी की ब्रोकरेज सेगमेंट की मार्जिन 15 से बढ़कर 21% पे आ गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये कैसे हुआ, और क्या और स्कोप आप देखते हैं, क्या गाइडेंस होगा इस पर? इसमें ऐसा है कि आपका मार्जिन कैन गो टू एज हाई एज 35%, प्रोवाइडेड द ग्रोथ इज कंटिन्यूअस। मतलब इसमें जो फिक्स काफ़ी 70-80% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है फिक्स्ड। तो हमने फिक्स एक्सपेंडिचर पूरे कर दिए हैं। अब इसमें क्लाइंट एक्टिविटी लेवल जो है उसके ऊपर हमको शॉर्ट टर्म में कुछ कंट्रोल होता नहीं है। वी कीप एक्वायरिंग क्लाइंट्स, बट इफ़ देयर इज़ नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और देयर इज़ नो बाई सेल अपॉर्चुनिटी, तो उसमें क्या होता है कि एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि मई पर्टिकुलर अप्रैल में उतना अच्छा नहीं था,
मई जून बहुत अच्छा था, जुलाई भी काफ़ी अच्छे से शेप अप हो रहा है। सो उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मानसून का पकड़ बढ़ते आ रहा है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस इन द मार्केट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। तो काफ़ी एक्टिविटी का माहौल अच्छा है। और यहाँ से हमको ऐसा लगता है कि आफ्टर गुड मानसून इन जीएसटी सेकेंड हाफ पहले हाफ से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं, बाकी तो जो होगा वो मालूम पड़ेगा आगे। रामदेव जी, एक इंटरेस्टिंग बात जो हमें नज़र आ रही है, चूँकि हम आपसे थोड़ा जनरल चर्चा भी कर सकते हैं कि आईटी ने निराश किया, उसके बाद आप देखिए आपके ही नतीजे नहीं, दूसरे भी जो नतीजे आए हैं, मिसाल के तौर पे एसकेएस जो भारत फाइनेंशियल है उनके भी अच्छे हैं। तो एनबीएफसी एज अ सेगमेंट थोड़ा सा उम्मीद फिर से जगा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसको एक ट्रेंड के तौर पे देखना चाहिए और आगे भी फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो मार्केट का मूड बेहतर रखेंगी और यहाँ पे मौके रहेंगे? ऐसा लगता तो है कि जो स्पेशलाइज्ड एनबीएफसी हैं, जिनका पोजीशनिंग अच्छा है, जिनका काम अच्छा है, जिनका अंडरराइटिंग क्वालिटी अच्छा है, और किस सेगमेंट में है, जैसे हाउसिंग है, हाउसिंग पर्टिकुलरली इज बूमिंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ डिमांड। माइक्रो फाइनेंस का लाया वो भी बहुत अच्छा था। और जो स्लो डाउन हुआ है जो पब्लिक सेक्टर बैंक की लैंडिंग में या एक्टिविटीज़ में, बिजनेस में, और फॉरेन बैंक्स की एक्टिविटी बिजनेस में जो स्लो डाउन हुआ है, काफ़ी बैंक्स सिमट रहे हैं यहाँ पर, उसको देखते हुए पूरा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस और मोर पर्टिकुलरली द एनबीएफसी स्पेस, वहाँ पर मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। अब कौन सा बैंक, जो बैंक थोड़े छोटे हैं और या एनबीएफसी छोटे हैं और उनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन क्या वैल्यूएशन कंफर्ट है आपको इस सेक्टर में? हाँ जी, आई मीन देखिए क्या है कि वैल्यूएशन हैज़ टू बी टेकन इन टर्म्स ऑफ कीपिंग ग्रोथ इन माइंड एंड लॉन्जिविटी ग्रोथ इन माइंड। यदि आप देखें, यदि कोई कंपनी यदि 25-27 के पी में है और 30-35% ग्रो हो रही है, तो उसका प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि यदि मान लो 25 का पी है और 20% आरओई, तो 5 का बुक हो जाता है। एंड पुराना जो हिस्ट्री है उसमें 1-2 के ऊपर का प्राइस टू बुक देना लोगों के लिए बहुत अजीब सी बात है। सो अभी 5 की बुक में ट्रेड कर रहा है, उसी कारण से बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन ग्रोथ इतना ज़्यादा है अभी, और अगले 5 साल 10 साल तक भी ग्रोथ चल सकता है। तो मेरे ख्याल से इफ़ यू आर बाइंग एट 24-25 पी फॉर अ कंपनी विच इज़ ग्रोइंग एट 35%, आई थिंक शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, इट शुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूएशंस आपको पसंद है, एनबीएफसीज में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक जो चीज जिस पर बाजार की नजरें काफी समय से टिकी हुई है वो है जीएसटी। और आज जो हमारे हाथ जानकारी लग रही है कि राज्यसभा में शायद अगले हफ्ते ही ये चर्चा में आएगा। बाजार वेट एंड वॉच मोड में जरूर है। ये मान के चले कि ये जीएसटी बिल 3rd वीक में पास हो जाता है, कितनी फिर और तेजी, कितना एक्सूबरेंस देखने को मिलेगा? क्योंकि आपने कहा अब तक इक्विटीज में इंटरेस्ट आया है, रिटेल निवेशक वापस लौट रहे हैं, कितनी और तेजी की संभावना यहाँ पर फिर बढ़ जाती है? देखिए, पहले तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, रिटर्न तो तब तक बहुत बड़ा रिटर्न नहीं आएगा जब तक अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगा। जहां आप देखिए जो कंपनीज में अर्निंग्स ग्रोथ है, जैसे आज मोतीलाल ओसवाल में अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ आया, मार्केट ने इमीडिएटली सलामी दी, 15% 20% से बढ़ गया। तो ये जो कोरिलेशन है जो अर्निंग्स ग्रोथ और मार्केट का परफॉर्मेंस का, वो यू कैन नॉट टेक इट अवे। नाउ जीएसटी आने से सडनली कोई अर्निंग्स ग्रोथ नहीं बढ़ जाएगा, कोई भी कंपनी का अर्निंग्स नहीं बढ़ेगा। थोड़ा बहुत कोई 2-4 बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है जिसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और वो पास ऑन नहीं किया, तो थोड़ा बहुत मार्जिन एक्सपेंशन हो जाएगा, बट वो बहुत कम है। तो जीएसटी पर से कैन नॉट गिव यू अर्निंग्स ग्रोथ। सो लेकिन 1 साल 1.5 साल के बाद क्लियरली गुड मानसून प्लस गुड करंट अकाउंट डेफिसिट, गुड फिस्कल डेफिसिट, गुड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फिनेंसेस, फिर आपका इन्वेस्टमेंट्स इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिला के पूरा अच्छा गुड मानसून, ये सब मिला के ग्रोथ आएगा। और जहाँ जहाँ ग्रोथ आएगा वहाँ वहाँ मार्केट सलामी देगी। जिस दिन मार्केट पूरा इकोनॉमी इज इन बूम कंडीशन, यू विल सी अ बुल रन आउट हियर। बिल्कुल, लेकिन फिर यही सवाल होगा कि अगर ऐसे में मूड अच्छा होता है तो क्या खरीदें? कौन सा वो सेक्टर और है, जैसे हमने एनबीएफसी की बात कही, तो और कौन से सेक्टर हैं जो शायद निराश नहीं करें बल्कि थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज करें और जहां पे रिटर्न मिल पाए इस रिजल्ट सीजन में? इस रिजल्ट सीजन के बारे में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि दैट इज अ ट्रेडिंग एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ द ट्रेडिंग। बट लॉन्गर टर्म इन्वेस्टिंग इनटू गुड बिजनेसेस, इनफैक्ट यू डोंट हैव टू लुक एट द बिजनेस, यू हैव टू लुक एट द कंपनीज। जो अच्छी कंपनीज हैं वो अच्छी करेंगे ही करेंगे। तो जैसे आपका ऑटोमोटिव है, अब देखिए हर ऑटोमोटिव कंपनी जो, चाहे ट्रैक्टर में जाएं तो एक महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ट्रक में जाएं तो आपके पास
टेल्को और अशोक लेलैंड 2 ही कंपनी है। आप मोटरसाइकिल में जाएंगे तो हीरो होंडा, बजाज है, आप या आइशर है। सो हर जगह बहुत कॉन्सोलिडेटेड पोजीशंस हैं। कार में खाली मारुति है 45%। सो दीज आर द बिजनेस, यदि ये बिजनेस में अच्छे हुए सो ये कैटेगरी विनर्स हैं एंड दे विल डू वेरी वेल, बिकॉज यदि ये बिजनेस जीतेंगे, इफ दिस बिजनेसेस विन, ये कंपनीज भी विन करेंगी। सो ऐसे लाइन से एक के बाद एक आप जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड हैं वो जैसे वो आपको खोजने पड़ेंगे, और वहाँ पर क्योंकि ये जो अच्छी कंपनीज हैं वो सस्ते नहीं हैं। सो शॉर्ट टर्म में काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। आप कोई चीज़ खरीदें 1000 रुपये में, भाव महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए भी 150 रुपये गिर सकता है। तो बाइंग हाई क्वालिटी कंपनीज फॉर शॉर्ट टर्म एट करंट प्राइसेस could be quite challenging. लेकिन for the long term, trying to make 15-20%, I think they are the best vehicles. एक और सेक्टर जहाँ पे बाजार थोड़ा पेसिमिस्टिक था लेकिन पॉजिटिव सरप्राइज आया है वो है फार्मा, बायोकॉन के रिजल्ट के साथ। क्या आपको लगता है कि ये भी एक वैल्यू सेगमेंट है कहीं? वैल्यू ये तो वैल्यू सेगमेंट नहीं है, इट इज़ अ ह्यूज ग्रोथ सेगमेंट। लेकिन यहाँ पैसे बनेंगे क्योंकि इंडिया को ह्यूज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इन क्वालिटी फार्मा ग्लोबली, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, सब जगह इंडियन कंपनीज के एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। थोड़ा सा US FDA के इंस्पेक्शन के चलते थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी आया हुआ है कुछ कंपनीज में, जो फर्स्ट टाइम हुआ है। तो वो अनसर्टेनिटी आगे पीछे ख़त्म हो गई होगा, और अभी हम देख रहे हैं कि अप्रूवल्स पीछे 3-4 महीने में बहुत रैपिडली आए हुए हैं। सो ये सेक्टर का लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है। अभी कौन सी कंपनी अच्छी है वो आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन ये सेक्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इन प्रॉमिसिंग सेक्टर्स, और आप कह रहे हैं कि आगे जाकर फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, नंबर्स बेहतर रहेंगे कंपनियों के। क्या ये बेस्ट टाइम रहेगा स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो अब तक पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, बाजार में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं? भले ही इंडेक्स 8500 पर हो, लेकिन ढेर सारी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जो मिस नहीं करनी चाहिए इस समय। देखिए, इन्वेस्टिंग इन इंडियन इक्विटीज़ ये बहुत सही समय है। ये बहुत डिप्रेस समय नहीं है, लेकिन ये अभी देखिए मार्केट कैप टू GDP जो देखिए, आप पी खाली देखेंगे तो अर्निंग्स आर डिप्रेस राइट नाउ, तो आपको पी मल्टीपल थोड़ा ऊंचा दिखेगा, 18, 19, 20 का पी मल्टीपल दिखेगा। ऐसा लगेगा कि पी में तो कोई जगह है नहीं, अभी अर्निंग्स वो दिख नहीं रहा है, तो किस बात के लिए खरीदें। लेकिन सवाल क्या है कि अर्निंग्स जो है ब्रॉडली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन द इकोनॉमी। तो अभी मार्केट कैप टू GDP जो ब्रॉडर रेशियो है वो करीब 65-70% के आसपास है, तो उसमें काफ़ी जगह है मेरे ख्याल से। मतलब अगले 2-3 साल में, 4 साल में जब भी अच्छे समय आएंगे ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के, उस समय ये एटलीस्ट पैरिटी पे आ जाएगा। तो GDP इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 10-12%। यदि अगले 3 साल में GDP 50% बढ़ता है, और जो आपका जो अभी जो मार्केट कैप टू GDP जो 2/3 है वो यदि 1 टाइम होता है, तो मार्केट 3-4 साल में डबल भी हो सकता है। इतना जगह है। डाउन साइड डेफिनेटली, स्टॉक मार्केट में जब भी हम अपसाइड की बात करते हैं तो वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द डाउन साइड। डाउन साइड यहाँ से 10-15% डेफिनेटली हो सकता है, और लेकिन वो टेम्परेरी होगा। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मौके नज़र आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामदेव जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। तो ये रामदेव अग्रवाल मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के अपने शानदार नतीजों के बाद, और साथ ही साथ उन्होंने जो निवेश के कुछ आइडियाज़ पर नज़र डाले, पूरे NBFC सेक्टर पे वो काफ़ी पॉजिटिव है। उन्हें लगता है कि आपको आज स्टॉक महंगे लगते होंगे, लेकिन आपको पोजीशन लेनी चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए। और साथ ही ऑटो सेक्टर भी एक और उनका पसंदीदा सेक्टर फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टेक्निकल सौदों पर राय देने के लिए मनीष शर्मा, और साथ ही डेरिवेटिव्स पर सलाह देने के लिए मोतीलाल ओसवाल के ही राहुल शाह।